Welcome to our online class from High Star and North City Public Secondary School and College. This is our bio class and we will continue chapter number 8, nutrition, and our lecture number is 3. Our topic is importance of fertilizers. Fertilizers are the substances containing chemical elements such as manure or mixture of nitrates that improves the growth of plants. They give nutrition to the crops and produce more fruit, faster growth, more attractive flowers. When added to the soil or water, plants can develop tolerance against pests like weeds, insects and diseases. And the use of the manure and compost as fertilizer is probably almost as old as an agriculture. Modern chemical fertilizers include one or more of the three elements that are the most important in plant nutrition: nitrogen, phosphorus and potassium. Chemical fertilizers are simply plant nutrients applied to agricultural field to supplement required elements found naturally in the soil. इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र यानी खाद की अहमियत। पौधों की नशोनुमा को बेहतर बनाने वाले जो केमिकल एलिमेंट हैं, जैसे नाइट्रोजेनियस मिक्सचर कहते हैं जिनको हम, वो किससे बनते हैं? मैन्योर से, यानी गोबर वगैरह से, इनको हम खाद कहते हैं। इसकी वजह से जो हमारी फसलें हैं उनमें नशोनुमा तेज़ी से होती है, हमें अच्छे फूल और अच्छे फल हासिल होते हैं। उनके ज़मीन या पानी के ज़रिए देने से पौधों में जो है मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं उसमें भी काम आता है। ये मैन्योर या गले सड़े पौधों का बतौर खाद इस्तेमाल का तरीका जो है वो बेइंतहा कदीम है और अभी भी ये जो तरीका है ये कीमियाई मादों में जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिन तीनों को शामिल किया जाता है हम अपनी खाद में, और कीमियाई खाद भी ऐसे ही मादों से बनाई जाती है जिन्हें ज़मीन में दस्तयाब कुदरती मादों की कमी की सूरत में मिट्टी में शामिल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनवायरमेंटल हैजर्ड रिलेटेड टू द केमिकल फर्टिलाइजर, यानी केमिकल खाद जो हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे होते हैं उसकी हमारे माहौल पर क्या असरात होते हैं, मुज़िर असरात होते हैं। Environmental hazard is a condition which has the potential to threat natural environment or adversely affect people's health, including pollution and natural disaster. The farmer apply fertilizer for better growth of their crops, but no other side. These fertilizers pollute water and soil as well. माहौल पर इसके मुज़िर असरात किस तरह पड़ते हैं कि जो कुदरती अवामिल में ऐसी तब्दीलियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से इंसानी सेहत मुतासिर होती है और माहौल में गैर ज़रूरी आलूगी शामिल होने लगती है और इसकी वजह से कुदरती आफात वाक़ई होने लगते हैं। किसान कीमियाई खाद का इस्तेमाल अपनी फसल को बेहतर बनाने के लिए करता है, लेकिन ये दूसरी तरफ ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं ये पानी को भी आलूदा कर देते हैं। नंबर 1 है सॉइल न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी। मासिव क्वांटिटी ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इफेक्ट द सॉइल न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी। पहला आपको दिया हुआ है मुज़िर कि क्या होता है कि ज़मीन जो कसरत से जो गैर नामियाती खाद के इस्तेमाल से उसमें जो ग़िज़ाई अज़्ज़ा को बरकरार रखने की जो सलाहियत होती है वो कम हो जाती है। सेकेंड है आपका यूट्रोफिकेशन। द हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर ऑल्सो डिग्रेड इकोसिस्टम through eutrophication means an increase in chemical nutrients, typically compounds containing nitrogen or phosphorus in an ecosystem. ये केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से क्या होता है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो भी उसको भी खतरा हो जाता है। और थर्ड है आपका एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। स्टोरेज एंड एप्लीकेशन ऑफ सम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में कॉज एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, एग्जाम्पल नाइट्रस ऑक्साइड। और ग्रीन हाउस गैस में भी इजाफा हो जाता है क्योंकि नाइट्रोजन की बाज़ खादों के ज़ख़ीरे और उनके इस्तेमाल से जो ग्रीन हाउस गैस होती है
उसमें भी इजाफा हो जाता है। नेक्स्ट है आपका सॉइल एसिडिटी। अमोनिया गैस may be emitted from applied inorganic fertilizer. This extra ammonia can also increase the soil acidity. अगर अमोनिया गैस का इखराज ज़्यादा हो जाए तो उससे ज़मीन की तहज़ाबियत में भी इजाफा हो जाता है। नेक्स्ट है आपका पेस्ट प्रॉब्लम। Excess nitrogen fertilizer can lead to the pest problem by increasing their reproduction rate. इसके इस्तेमाल से, नाइट्रोजन खाद के इस्तेमाल से पौधों को ख़राब करने वाले जो हशरातुल अर्ज़ जो होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उसमें भी इजाफा हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट बैलेंस। It is recommended that nutrient content of the soil and nutrient required of the crop should be carefully balanced with application of inorganic fertilizers. It is critical to apply no more than it is needed. Any excessive nutrient will definitely develop pollution of any kind. न्यूट्रिशन बैलेंस यानी माहिरीन ज़राअत की तरफ से ये सिफारिश की गई है कि पौधे और ज़मीन के दरमियान जो कीमियाई खाद के इस्तेमाल से एक जो बैलेंस बरकरार रखा जाता है, ताकि ज़रूरत से ज़्यादा खाद ज़मीन में शामिल ना हो जाए, क्योंकि ये जो गैर ज़रूरी इजाफा होता है ये आलूदगी तस्वुर की जाती है। ठीक है। अब है आपके पास कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड्स। Holozoic nutrition is a type of heterotrophic nutrition. Heterotrophic organisms have to acquire and take in all the organic substance they need to survive. There are 7 major classes of nutrients: carbohydrates, protein, fat, minerals, fiber, vitamins and water. ह्यूमन फूड यानी इंसानी खुराक में कौन कौन से अज्जा शामिल हैं? जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि इंसान जो है वो होलोजोइक बल्कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन रखता है। हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिक सब्सटेंस की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, और इन ग़िज़ाई अज़्ज़ा को 7 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और फाइबर, वाइटामिन्स और वाटर शामिल हैं। नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर नेसेसरी फॉर योर बॉडी, स्पेशली ग्लूकोज, which is primary source of energy. There are generally divided into 2 categories: simple carbohydrates such as sucrose, which digest quickly, and complex carbohydrates such as starch, etc., which digest slowly. Sources of simple carbohydrates include fruit, sugar, and protein grains such as white rice and flour. You can find complex carbohydrates in green and starchy vegetables, potatoes, whole grains, beans, and lentils. The most common and abundant forms are sugar, fiber, and starches. कार्बोहाइड्रेट्स आपके जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़रूरी समझे जाते हैं, ख़ास तौर पर ग्लूकोज जो तवानाई हासिल करने का बुनियादी ज़रिया है। इन्हें 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक सिंपल, जिसमें सुक्रोज जो कि जल्द हज़म होने वाली है, और दूसरी कॉम्प्लेक्स किस्म है जिसमें जो कि स्टार्च है, जो देर से हज़म होती है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हमें फ्रूट्स में, शुगर में और खालिस अनाज जैसे सफ़ेद चावल और आटे वगैरह में मिलते हैं, जबकि जो कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमें स्टार्ची जो वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे पोटैटोज़ हैं, अनाज हैं, लोबिया हैं, दालें हैं, इन सब में मौजूद होते हैं। इसकी आम और कसरत से बहुत सारी फॉर्म्स हैं जिसमें दालें, लोबिया और अनाज वगैरह शामिल हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है प्रोटीन। Protein consists of units called amino acids attached together in complex formation. Proteins are complex molecules. The body takes longer to break them down. As a result, they are much slower and long-lasting source of energy than carbohydrates. Proteins जो है वो अपने अमाइनो एसिड्स की इकाइयों पर मुश्तमिल होता है,
और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स से मुश्तमिल होते हैं जिन्हें तोड़ने के लिए हमारे जिस्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में प्रोटीन से तवानाई का जो हुसूल है वो आहिस्ता आहिस्ता भी होता है और देर पा भी होता है। There are 20 amino acids. The body synthesizes some of them from components within the body, but it cannot synthesize 9 amino acids called essential amino acids. They must be consumed in the diet. The body needs protein to maintain and replace tissue and their function. Protein is not usually used for energy. However, if the body is not getting enough calories from other nutrients or from the fat stored in the body, protein is used for energy. अमाइनो एसिड की तकरीबन 20 ऐसी तादाद है जिन्हें हमारा जिस्म खुद बनाता है, लेकिन 9 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनको हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। वो हमारा जिस्म तैयार नहीं कर पाता और उन्हें हमें अपनी लाजमन अपनी खुराक में शामिल करना पड़ता है। हमें प्रोटीन्स जो है अपने टिश्यू को बनाने और पुराने टिश्यू को तब्दील करने के लिए दरकार होते हैं। उमूमन इन्हीं तवानाई के हुसूल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन जब हमारा जिस्म जो है वो जिस्म में जो स्टोर फैट्स होते हैं अगर उनसे हमें एनर्जी हासिल नहीं हो रही होती तो ऐसी सूरत में प्रोटीन्स को एनर्जी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आज का लेक्चर हम यहीं पर ही रखेंगे, यहीं ख़त्म करते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इसको। इन तमाम लेक्चर्स को आप हमारे चैनल्स पर आसानी सर्च कर सकते हैं। DHSPSS एंड DNCPSS, इन चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।